हेलो एवरीवन, आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा है अपना, और मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने दो पार्ट्स में वीडियो बनाई है अभी तक, और उन दोनों पार्ट में मैनेजमेंट का जो मीनिंग होता है वो हमने समझने की कोशिश की कि मैनेजमेंट क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या है, उसके बारे में जाना। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, प्रबंध का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट की जरूरत जो है केवल व्यापार में नहीं होती है, व्यापारिक गतिविधि हो या गैर व्यापारिक गतिविधि हो, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सभी जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब जैसे आप लोगों को मालूम चल गया है कि सभी जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोई छोटा सा शब्द नहीं है, ये तो हर जगह, हर पल, हर घड़ी आपको महसूस किया जा सकता है। इसीलिए हमने जो है एक विशेषता के अंतर्गत एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि मैनेजमेंट जो है अमूर्त शक्ति है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है मैनेजमेंट को। और किसी भी संस्था की सफलता का निर्धारण जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। तो आइए जानते हैं मैनेजमेंट के उद्देश्यों के बारे में। तो मैनेजमेंट के उद्देश्यों को हम 3 से 4 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। प्राथमिक उद्देश्य। अब मैनेजमेंट के जो प्राथमिक उद्देश्य की हम बात करते हैं, तो प्राथमिक उद्देश्य यानी कि उसका बेसिक उद्देश्य जो है वो ये है कि किसी उपक्रम से संबंधित, उपक्रम यानी कोई भी फर्म हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है, फर्म, उद्योग कोई भी हो सकता है, से संबंधित विभिन्न पक्ष यानी उसके अंदर जितने भी काम करने वाले जो लोग हैं, काम करने वाले एम्प्लॉय बोल सकते हैं, काम करने वाले कर्मचारी, उन सब की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करना, जिससे अपने उपक्रम, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। एक उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्धारित करती है कि उपक्रम में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है, मजदूर है वगैरह, उन सब की आकांक्षाओं को जो है वो पूरा करना पड़ेगा, उसकी संतुष्टि प्रदान करनी पड़ेगी, तभी उपक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर सकता है। वरना एक उपक्रम यानी कि एक संस्था, एक संगठन जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसका आपने को ध्यान रखना। अब प्राथमिक उद्देश्यों के अंदर बात करें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि उचित लागत पर उत्पादन सेवाओं का उत्पादन करना है। एक मैन्युफैक्चरर फर्म है, तो उसके अपने उत्पादों एवं सेवाओं का जो उत्पादन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी लागत जो है वो उचित होनी चाहिए। जितनी कम लागत होगी उतनी ही कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, यही संस्था का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। और इसके लिए मैनेजमेंट जो है वो तगड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए अपने को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो क्वांटिटी पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लागत को कम करना पड़ेगा। लागत कम आनी चाहिए, उचित लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना, यानी जो भी उसकी कॉस्ट हो, उस कॉस्ट पर उसका वितरण जो है वो एकदम समान रूप से होना चाहिए। उसका मूल्य जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। ये न किन प्रकार से एक संस्था का जो अंतिम उद्देश्य है उपभोक्ता की संतुष्टि प्रदान करना। उपभोक्ताओं को संतुष्टि कब मिलेगी, जो वो कोई भी वस्तु या सेवा जो है उसको उचित मूल्य पर वितरण के रूप में उसको प्राप्त होगी। यानी कम, जो भी उसका मूल्य तय होगा वो कम होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता आसानी से उसको खरीद सके, और खरीदेगा, ठीक है। और खरीदने के बाद उपभोक्ता उसको, उस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इससे फर्म को, एक संस्था को, एक उपक्रम को जो है क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तीसरा पॉइंट, उचित पारिश्रमिक देना। एक संगठन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है, एक संस्था में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी, अधिकारी गण और मजदूर, इवन मजदूर भी जो है, उनको पारिश्रमिक का मतलब होता है रेमुनेशन, यानी कि मजदूरी, वेतन, कमीशन, कुछ भी बोल सकते हैं, कम से कम उतना जरूर मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन यापन चल सके, जितना उनका जीवन यापन आराम से चल सके। उचित पारिश्रमिक देना। पारिश्रमिक के अंदर आपका वेतन, मजदूरी, कमीशन कुछ भी शामिल कर सकते हैं, सब चीजें इसमें शामिल होती है। लेकिन पारिश्रमिक का जो वितरण है, आपके संस्था में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको उचित मात्रा में पारिश्रमिक देना, ताकि वो भी जो है वो तन मन से लगे रहे। और फिर
ये जब तीनों चीज़ हो जाएगी तो सबसे लास्ट में उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना, यानी कि एक संस्था को जो है वो लाभ को मात्रा को बढ़ाना, एक संस्था के लाभ की मात्रा को बढ़ाना, ये उसका चौथा प्राथमिक उद्देश्य है। और इसके लिए क्या करना, उस उपरोक्त 3 शर्तों अपने पहले पूरी करनी पड़ी। सबसे पहले उचित लागत पर सेवाओं का उत्पादन करना, वस्तु एवं सेवाओं का। दूसरा, उस वस्तु एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। अब सहायक उद्देश्य, ये जो सहायक उद्देश्य है यह प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, जो भी हम मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें गुणवत्ता उत्पन्न होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का युग है, अपने को कंपटीशन के इस युग में अगर टिकना है व्यापार के संबंध में, तो हमारे जो प्रोडक्ट जो है उसमें क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम इस प्रतिस्पर्धा के इस व्यापार जगत में जो है हम टिक पाएंगे। फिर इनका यथोचित समय व स्थान पर उपयोग करना, जिस स्थान पर और जिस समय पर इसकी जरूरत है उसी समय उस वस्तु को उपलब्ध करवाना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू है। फिर जो भी प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उनमें सामंजस्य स्थापित करना ताकि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक तो होती है स्थानापन्न वस्तु होती है, एक पूरक वस्तु होती है। ये आपके अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है, तो आप जब भी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखना। वैसे पूरक का मतलब होता है साथ साथ चलना। व्यक्तिगत उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और तीसरा जो आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। अब किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं, मानवीय संसाधनों की संतुष्टि। और मानवीय संसाधन को हम यहाँ 3 वर्गों में बांटते हैं, उद्यमी, प्रबंधक व अन्य कर्मचारी। एक संस्था में जो मानवीय संसाधन जो होते हैं वो उसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक उद्यमी, उद्यम करने वाला जिसने व्यापार का संचालित किया है, स्थापित ना की है। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर, और अन्य कर्मचारी जो उस फर्म के अंदर जो है वो काम करने वाला है। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं और आकांक्षा होती है। उद्यमी का कार्य अलग होता है, प्रबंधक का कार्य अलग होता है, अन्य कर्मचारी का भी कार्य जो है वो अलग अलग होता है। तो इन सब के कार्य अलग है, इन सब का उत्तरदायित्व अलग है और इनकी आकांक्षाएं, इनकी इच्छाएं भी जो है वो सबकी अलग अलग होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब की इच्छाओं को, इनके कार्यों को महत्व देते हुए इनको पूरा करना चाहिए। ये एक मैनेजमेंट का जो है वो तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे चौथा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, अब देखो व्यक्ति जो है, एक उद्यमी जो है वो समाज के बीच में रहकर जो है वो व्यापार करता है। वो समाज के विभिन्न पहलुओं का उपयोग करते हुए लाभ कमाता है, तो बदले में समाज के लिए भी जो है वो उसको कुछ करना पड़ता है। ठीक है, समाज के लिए करेगा, इससे जो है वो देश के आर्थिक विकास में वो अपना योगदान जो है वो दे पाएगा। इसलिए प्रबंध का जो चौथा उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधन जितने भी हमारे पास अवेलेबल है उनका उपयोग करते हुए इसका विकास करना, कहने का। तो यह था मैनेजमेंट के अपने 4 उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। इनको अपने को ध्यान में रखना। ज्यादातर प्रश्न प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्य से आता है। प्राथमिक उद्देश्य में ये चारों पॉइंट ध्यान में रखना है कि उचित लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उन उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना जिससे उपभोक्ताओं को क्या मिले, संतुष्टि प्राप्त हो। उचित पारिश्रमिक का मतलब जो भी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है उनको उचित वेतन, कमीशन या मजदूरी जो भी है वो देना। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना, फर्म को जो है वो प्रॉफिट लेवल तक बढ़ाना। आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो है वो प्रबंध का महत्व है। मैनेजमेंट का जो महत्व है, प्रबंध का महत्व, सबसे पहला में इसका महत्व है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास करना, संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों का समुचित उपयोग, समुचित उपयोग
फिर नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग, नवप्रवर्तन एवं इसका उपयोग, ये इसका प्रबंध के महत्व का चौथा पॉइंट है। नवप्रवर्तन, संगठन का अस्तित्व, संगठन का अस्तित्व संरक्षण, अस्तित्व संरक्षण एवं वृद्धि, संरक्षण व वृद्धि। फिर देश का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास, इन सब के बारे में हम जो है वो संक्षिप्त में बढ़ते हैं कि किसके बारे में क्या है होगा। ठीक है, ये लगभग 6 पॉइंट है। तो प्रबंध का जो महत्व है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज का जो युग जो है बिजनेस के पर्पज से देखा जाए या किसी भी पर्पज से देखा जाए वो कंपटीशन का युग है। ये 21वीं शताब्दी जो है वो कंपटीशन का इस युग है। गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। यहाँ पे कौन सी प्रतिस्पर्धा है? गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी बहुत जबरदस्त जो है, बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। गला काट प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं हम इसको। कंपटीशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त मात्रा में कंपटीशन है। यानी आप कोई भी फर्म स्थापित करना चाहते हो इस मार्केट के अंदर, आप कोई भी फर्म स्थापित करना चाहते हो तो उस फर्म से रिलेटेड पहले से मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सी संस्थाएं और बहुत सी फैक्ट्रियां जो है वो अवेलेबल है। यानी आप ऐसा कुछ भी सोचते हो ना कि मान लेते हैं कि आप जो है वो एक तेल ऑयल मिल डालना चाहते हैं, तो ऑयल मिल ऑलरेडी अपने इस बेल्ट के अंदर, इस एरिया के अंदर पहले से है, कहने का मतलब। तो कंपटीशन का इस युग है। इस कंपटीशन के इस युग में, इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बिजनेस को सफलता पर पहुंचाना है और लंबे समय तक अगर टिका रहना है तो वो है मैनेजमेंट, प्रबंध। की चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका प्रबंध जो है वो अच्छा है, तो आपकी कार्य प्रणाली अच्छी है, तो आप इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो है वो टिक पाएंगे। वरना क्या होगा, आप जो है इस प्रतिस्पर्धा के इस युग से जो है वो बाहर चले जाएंगे। यानी आपका व्यापार जो है वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। इसलिए आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। संसाधनों का विकास, देश में, इस भारत देश में जो है वो विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। बहुत से संसाधन जो है वो कच्चे माल के रूप में पड़े हैं, बहुत से माल जो है वो अर्धनिर्मित रूप में पड़े हुए हैं। तो उनका विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना भी जो है वो प्रबंध का दूसरा महत्व है। उनका महत्व जो है, उनका विकास जो है वो प्रबंध के द्वारा ही हो सकता है। संसाधनों का विकास जो है, जो देश में उपलब्ध जो संसाधन है उनका विकास जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि संसाधनों का समुचित उपयोग। आपने केवल विकास नहीं करना है, जो संसाधन हमने जो खोज कर रहे हैं उनका केवल डेवलपमेंट नहीं करना है, केवल उसका विकास नहीं करना, उसका यूज भी होना चाहिए। उसका बेटर यूज होना चाहिए। कैसा यूज होना चाहिए? बेटर। उसका अच्छे से अच्छा उपयोग होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। तभी जो है वो फर्म को जो है वो प्रॉफिट मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी कुछ गतिविधि बढ़ेगी। तो जो संसाधनों का विकास किया है, मैनेजमेंट का दूसरा कार्य ये भी है कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी करना है। केवल डेवलप नहीं करना है, केवल विकास नहीं करना है। हमारे पास इतने संसाधन है, उनका उपयोग भी करना आना चाहिए। और ये उपयोग करना मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। एक अच्छा मैनेजर जो होता है, प्रबंधक जो होता है, वो संस्था की ख्याति में 4 चांद लगा देता है अगर वो अच्छे से मैनेजमेंट करे तो। नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवप्रवर्तन, नवाचार, नवाचार। बिजनेस के अंदर तरह तरह के नवाचार करने पड़ेंगे, तकनीकों का यूज करना पड़ेगा, संसाधनों के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। हमको समय समय पर नवाचार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के कैसे मोबाइल थे पहले और अभी कैसे है। 2012-11 में कैसे मोबाइल थे, कीपैड वाले मोबाइल ज़्यादातर प्रचलन था। आज 2021 में जो है वो उसकी जगह एंड्रॉयड में जो है, और लगभग एंड्रॉयड में सारे फीचर्स जो है आ गए, कहने का मतलब। तो ये नवाचार है। और अभी भी आप देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, कहने का मतलब। तो नवाचार अपने बिजनेस के अंदर करते रहना चाहिए। और नवाचार के लिए वही बात करेंगे, मैनेजमेंट के द्वारा ही नवाचार जो है वो हो सकता है।
संगठन का अस्तित्व, संरक्षण व वृद्धि। किसी भी संगठन को लंबे समय तक रखना है, उसका अस्तित्व रखना है या उसमें इंक्रीजमेंट करना है, तो वो मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। मैनेजमेंट है तो ही वो संगठन अपना अस्तित्व जो है वो बचा सकती है इस कंपटीशन के इस युग में, और डेवलप कर सकती है, इंक्रीजमेंट कर सकती है। और देश के आर्थिक विकास में वृद्धि भी जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो आपने देखा होगा देश का आर्थिक विकास केवल और केवल जो है वो उद्यम से ही हो सकता है, व्यापार से ही हो सकता है। ये ध्यान रखना, व्यापार के द्वारा ही देश जो है वो डेवलप हो सकता है, उद्यम के द्वारा ही देश जो है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए व्यापार में डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है 6 प्रकार से इसको बांटा है कि बहुत से प्रकार है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 पॉइंट काफी है हमारे लिए। तो प्रबंध का महत्व से प्रश्न करा है तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना, संसाधनों का विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग, संगठन का अस्तित्व, संरक्षण व वृद्धि और देश का आर्थिक विकास, यह प्रबंध का महत्व है। अब आपको घर पे होमवर्क में एक काम करना है, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य लिखने हैं, प्राथमिक व सहायक उद्देश्यों का वर्णन करना है। प्राथमिक व सहायक उद्देश्य क्या है समझाना है, समझाइए। और दूसरा प्रश्न जो है ये प्रबंध के जो महत्व है ना उनको अपनी भाषा में समझाना। प्रबंध के महत्व को समझाइए, प्रबंध के महत्व को समझाइए। ये दोनों प्रश्न आपको घर से करने हैं। वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार देखना चाहे देखिए, और देखने के बाद उसको अच्छे से आंसर लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।